नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां हम आपको देते हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरों के पीछे की असल खबर। सबसे पहले कुदरत की वो तस्वीरें जिसको लेकर हम दिन भर अफसोस ही करते रहे और नुकसान कैसे कम हो इसके लिए सरकारें प्रयत्न करती रहें। हिमाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भारी बारिश और लैंडस्लाइड एक बड़ी और विकराल समस्या है। तेज बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हैं कि हिमाचल के कुल्लू और मनाली में कई घर बाढ़ में बह गए। सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने देख रखी हैं, नहीं देखी तो जरा इस रिपोर्ट में जानिए। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति है और हालात ये है कि 7 राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते 56 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल में 2 जगह बादल फटने से स्थिति और विकराल हो गई है। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं कुल्लू की कसौल में 6 गाड़ियां पानी में बह गई। दिल्ली में बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुग्राम में सड़कें नदी बन गई। यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी दी गई है। ये खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा कुछ भयावह तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आज सोशल मीडिया में वायरल रही। पहली तस्वीर हिमाचल के मंडी की है, जहां उफनती नदी के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। दूसरी तस्वीर भी हिमाचल के मंडी की है, जहां बारिश के बाद लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि बाहर स्थिति खराब है। तीसरी तस्वीर पंजाब के करतारपुर साहिब की है, जहां रास्ते नदी नालों में तब्दील हो गए हैं। चौथी तस्वीर हिमाचल के कुल्लू की है, जहां नदी के तेज बहाव में वाहन बह गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। तो छठी और आखिरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद उफनती नदी में बस फंस गई। तो आग, हवा, पानी, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और जब नियंत्रण खोता है तो इसके बाद तबाही का वो मंजर दिखता है, जिनमें से कुछ तस्वीरें आज हमने फ्लड के असर के तौर पर देखी। वैसे इस तरह के हालात पहली बार नहीं बने। 2013 एक वो साल था जब इस तरह की स्थिति बनी थी। उसके पहले भी कई इतिहास में तारीखें दर्ज हैं, पर पूरे देश के बड़े हिस्से में, खास तौर पर उत्तर में ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को डिकोड करते हैं। उत्तर भारत में हो रही वर्तमान में जो मूसलाधार बारिश का क्रम है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक साथ एक्टिव हुए दो वेदर सिस्टम। एक तो मॉनसून वेव है जो अपने नियत समय पर आई है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है। दोनों के असर के चलते स्थिति विकराल बन पड़ी है। इसके पहले भी 2013 में जैसा हमने कहा दो वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए थे। उत्तराखंड में बाढ़ के हालात बने, स्थिति भयावह बन पड़ी थी। एक्सपर्ट ये चेता रहे हैं कि साल दर साल गर्म होती पृथ्वी, यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कहते हैं, इसने दुनिया भर में इस तरह के हालात बनाने शुरू कर दिए हैं। इसे आप ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा, नदियों को पाटने, जल इकाइयों को पाटकर जमीन बनाने की जो प्रक्रिया है, ये लगता है कि फायदेमंद है, पर लॉन्ग टर्म में इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। गाहे बगाहे दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इस तरह की आपदाएं इसी तरफ इशारा है। रही बात तबाही और परेशानी की, तो मिलकर धैर्य से एक बार फिर सामना करना पड़ेगा। राहत वाले नंबर, टेलीफोन कॉल्स जितने भी हैं, उन सबको आप नोट कर लें और इन हेल्पलाइन नंबर पर लगातार फोन करके जो अपनों को खोज रहे हैं उनकी हर संभव, हर मुमकिन मदद करें और इस तरह की स्थिति के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अब आते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर पर। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अपनी मांग को लेकर मुखर होकर सड़कों पर हैं, मैदानों में हैं, नारे लगा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। देखें जरा। छत्तीसगढ़ में हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पर हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारियों का तर्क है कि जब एमपी में संविदा और डेली बेसिस कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं।
जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार जागी है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार को जागना चाहिए। ये 45,000 संख्या नहीं, ये 95 लाख वोट है उनके लिए। वो समझ ले, जान ले, अगर वो हमें नियुक्तिकरण नहीं देता है तो अपनी जाने की तैयारी कर ले। लेकिन जिस मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वहां अपनी 10 सूत्री मांगों पर प्रदेश भर की नर्सेज हड़ताल पर चली गई हैं। 3 जुलाई से विरोध प्रदर्शन कर रही एमपी नर्सिंग एसोसिएशन ने सोमवार 10 जुलाई से बेमियादी हड़ताल शुरू की है। 10 सूत्री मांगे यही है हमारी कि ग्रेड 2 मिला जाए, है ना, और नाइट अलाउंस मिला जाए। अगर हमें ऑर्डर नहीं मिलता है लिखित रूप से, हम हड़ताल भी जारी रखेंगे। तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ जिला अस्पताल में भी नर्सों की हड़ताल से मरीजों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। तो यहाँ भी एक बार फिर से इन सारे हड़तालों, इन सारे आंदोलनों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए जरा हम भी रिकॉर्ड करें कि क्या स्थिति है। पहली बात यह कि चुनावी साल 2023 में और फिर 2024 में एक के बाद एक चुनाव है, ये तो तय है। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, हड़तालों का, दबाव का, इसमें भी कोई शक नहीं। राज्यों में सरकार दोहरानी हो या नई सरकार बनानी हो, अपनी सरकार लानी हो, कर्मचारी जगत और उनके परिवारों को मिलाकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक वर्ग बनता है। इसमें कोई दल इग्नोर नहीं कर सकता। जैसा खुद कर्मचारी कह रहे हैं कि हम लाखों में हैं, इसीलिए उनको साधने के लिए दल अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों की मांग और हितों को लेकर अक्सर बड़े ऐलान करने से चूकते नहीं। इन मांगों को पूरा करने का अर्थ ये कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाए। अगर आप सरकार में आ गए और इस बोझ को देखते हुए इनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, आंदोलन की पृष्ठभूमि वही है। दूसरा, कर्मचारी भी समझते हैं कि वो अपनी नौकरी और नियमों से बंधे हैं, लेकिन अगर मांगे मनवाना है तो सबसे मुफीद वक्त यही है जब चुनाव का समय नजदीक आ रहा हो। उस पर से अगर पड़ोसी राज्यों में कर्मचारियों के लिए कोई बेहतर या मांग वाली घोषणा कोई पूरी कर दी जाए तो उसका दबाव बनाना, मिसाल देना, ये भी स्वाभाविक है। जैसे छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों ने शिवराज सरकार का उदाहरण दिया। उधर मध्य प्रदेश में नर्सेस की मांग है कि 2014 से उनको प्रमोशन नहीं मिला है। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उनको चाहिए, जायज मांग। डॉक्टर्स की तरह नाइट अलाउंस की मांग वो कर रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की बात कर रहे हैं और नर्सिंग छात्राओं का स्टाइपेंड बढ़े, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है और कोविड काल में भी इसका वायदा हुआ। अब ये वही वायदे हैं जो सरकार में रहते हुए या सरकार में आने के लिए दल करते हैं। इनको पूरा करने के लिए यही वक्त कर्मचारियों को लग रहा है, पर इन दोनों के बीच में आम जनता परेशान है। वो आम जनता सरकार से भी उतनी जुड़ी है, कर्मचारी वर्ग से भी उतनी जुड़ी। अब एक अहम खबर छत्तीसगढ़ से, लेकिन आई दिल्ली से। दिल्ली में 4 राज्यों के मीडिया प्रभारियों की क्लास लग गई। क्यों, देखिए जरा। एक तरफ चुनावी घमासान तो दूसरी तरफ दलों में नेताओं की दिल्ली दौड़। लाख रूटीन बताया जाए, लेकिन अगर दिल्ली में प्रदेश के नेता पहुंचे तो उसके कारण तलाशे जाते हैं। एक ऐसी ही खबर मिली दिल्ली से, जहां छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के मीडिया प्रभारियों की बैठक बुलाई गई और जमकर क्लास भी लगाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलेनो की बुलाई बैठक में सुधांशु त्रिवेदी समेत बीजेपी के कई राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल हुए। बताया गया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और मोदी सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार न होने को लेकर छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारियों की जमकर क्लास लगी है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बलूनी जी ने वहां एक बड़ी बैठक ली, जिसमें सह प्रभारी और सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल थे। आने वाले महीनों में हमको कैसे काम करना है, कैसे आक्रामक होना है, इसको लेकर के पूरी रणनीति बन चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन की हकीकत मालूम नहीं है, जो स्थानीय उनके नेता हैं, इसीलिए वो उस मुद्दे को पकड़ना चाहते हैं जो जनता की दुखती रख है। और जनता की दुखती रख को भूपेश बघेल जी के कारण मदद मिल रही है, उनके काम हो रहे हैं, उनको जो वो चाहते हैं वो सफलतापूर्वक मिल रहा है। जाहिर है कांग्रेस को मौका मिला बीजेपी पर तंज कसने का, जिसमें देर भी नहीं की गई। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी नेता न तो जनता की तकलीफ समझते हैं और न ही अपनी ही पार्टी की। चलिए, ये तो बात हो गई कि एक ने रूटीन बताया, दूसरे ने कहा कि नेता समझते ही नहीं कि जनता चाहती क्या है। लेकिन आपको चुनावी साल में मीडिया प्रभारियों को इतना कसा क्यों जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, जरा इसको भी डिकोड करके आपके सामने रखें। पहली बात यह कि अमित शाह के दौरे और प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेताओं का पूरा फोकस चुनावी राज्यों में है। जिन राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां एक के बाद एक कई कार्यक्रम होने हैं और इसमें मीडिया प्रभारियों की मीटिंग लेकर उनको बुलाया गया।
एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये 4 स्टेट के मीडिया प्रभारी बुलवाए गए थे, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी फिलहाल सत्ता में नहीं और इन राज्यों में भाजपा बिना किसी चेहरे के चुनाव मैदान में। ऐसे में पार्टी 2 सबसे बड़े चेहरों मोदी और शाह पर पूरा दारोमदार रखती है, उन्हीं के ऊपर माहौल बनाने की जिम्मेदारी है। इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि इन दौरों से पहले और हो जाने के बाद बीजेपी की प्रदेश मीडिया इकाई सही तरीके से बातों को प्रोजेक्ट करे और इसीलिए उन्हें वक्त वक्त पर केंद्रीय मीडिया सेल ट्रेनिंग देती है, जो पहले भी होता है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ अब टास्क है। कहते हैं जिसका प्रचार उसका संसार, और ये सूत्र बीजेपी से बेहतर भला और कौन सिद्ध कर पाया। अब देखते हैं कि इन क्लासेस का आने वाले समय में क्या असर होता है और कितनी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के लिए पेश कर पाता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर देश की सुप्रीम अदालत तक चिंतित है, वो है मणिपुर में जारी हिंसा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखें। मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, आपके अविश्वास के बावजूद हम राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने पिछली सुनवाई में हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। मई में 10 मौतें हुई थी, फिर ये संख्या 110 तक पहुंच गई और अब सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मणिपुर हिंसा में 142 लोगों की जान चली गई है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमारे पास कोई ठोस समाधान लेकर आइए। अदालत मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच संघर्ष अब विकराल हिंसा का रूप ले चुका है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो मैतेई समुदाय मैदानी इलाकों में रहता है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का महज 10% है, और जबकि मैतेई समाज कुल जनसंख्या का 66% है। इधर नागा कुकी समाज के लोग जो आदिवासी हैं, वो मणिपुर के 90% हिस्से में रहते हैं और अब मैतेई समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मिल सके। आपको बता दें कि नियमों के तहत आदिवासियों की जमीन खरीदने का अधिकार केवल आदिवासियों के पास ही है। आखिर मणिपुर के मसले पर केंद्र और राज्य की सरकारें इतने हेल्पलेस क्यों हैं, इतने असहाय क्यों हैं? क्यों कोर्ट तक को इस मामले पर सुझाव देने के लिए कहना पड़ रहा है? चलिए जरा इस बात को डिकोड करें। मणिपुर में 2 वर्गों की हिंसा से जकड़ा हुआ एक पूरा माहौल है। सरकारें असहज और असहाय हैं। मसला शीर्ष अदालत में है। सबसे पहले बताते हैं मणिपुर सरकार ने कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट दी जो कोर्ट ने मांगी। कोर्ट में मणिपुर सरकार ने कहा कि वो लोगों के लिए मौजूद है, खड़ी है। मणिपुर सरकार कहती है कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले को संवेदनशीलता से उठाना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर ट्राइबल फोरम से सरकार की रिपोर्ट जो दी गई, इस पर ठोस सुझाव देने के लिए कहा है। मणिपुर ट्राइबल फोरम कहता है कि मणिपुर में सभी कुकी समुदाय के खिलाफ हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समस्या तो सारा देश देख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, ये कोई भी अदालत नहीं चलाती। आप सुझाव दीजिए कि इसको ठीक कैसे करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से पुलिस स्टेशन से हथियार चुराने वाली घटना पर सरकार ने क्या किया, इस पर भी सवाल पूछा। अंतिम बात, राज्य में हिंसा से उपजी नाराजगी के लिए एक बड़ी वजह मैतेई आरक्षण को वजह माना जा रहा है। कुल मिलाकर सुप्रीम अदालत ने सुरक्षा और शांति के लिए राज्य और केंद्र और संघर्ष करने वाले विभिन्न गुटों से ही हल निकालने के लिए कहा है। ये टिप्पणी आदेश वहां हिंसा को रोक पाएगा, बढ़ने नहीं देगा, इस तरह के उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हालात सारा देश देख रहा है। आखिर में आज का खास दिन, श्रावण का पहला सोमवार, हम सब ने भक्ति भाव से भोलेनाथ को याद करके शुरू किया और सबकी नजरें रहती हैं हर एक शिवालय पर। और उज्जैन में बाबा महाकाल के द्वार का तो कुछ अलग ही नजारा है। कुछ खास तस्वीरें आपको आज के डिकोड को खत्म करने से पहले दिखा रहे हैं। श्रावण के पहले सोमवार के अवसर पर उज्जैन में प्रतिवर्ष की तरह रस्मानुसार बाबा महाकाल स्वयं अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। लाखों श्रद्धालु इसमें जुड़े। रात 2 बजे से भक्तों का तांता लग गया था। भस्म आरती का विशेष महत्व है। दिन भर आरतियां होती रहीं। बाबा महाकाल की सबसे पहले जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, ये पंच अमृत से अभिषेक हुआ, फिर श्रृंगार हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती हुई। नंदी गृह में आज हजारों की तादाद में लोगों ने दर्शन किए। ये 5 तस्वीरें आप देखें और सबसे अद्भुत नज़ारा जो श्रावण के हर सोमवार पर आप देखेंगे, भादों में भी दिखेगा, वो है पालकी का, जिस पर सभी ने दर्शन भी किए, लाभ भी प्राप्त किया।
तो बाबा महाकाल को प्रणाम करते हुए वो सबको सुख समृद्धि का, सुख चैन का आशीर्वाद दें, ये कामनाम करते हैं। आज के डिकोड में बस इतना ही। डिकोड के मंच पर पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।